प्रिय भावी प्रशासकों और मेरे प्रिय दर्शकों और मेरे प्रिय साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जिज्ञासा IAS पर। हाजिर हूँ मैं आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के, और वो है विनियामकी लेखा परीक्षण और औचित्य के लेखा परीक्षण के बीच क्या अंतर है। अभी हाल ही में CAG ने अपनी 2023 में रिपोर्ट प्रस्तुत की है केंद्र सरकार के मामले में, और वो काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। तो उससे संबंधित बहुत सारी बातें हैं, तो उसके जो कॉन्सेप्ट बेस्ड चीज़ें हैं उनकी क्लैरिटी होना आवश्यक है। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है, हमने पिछले वाले वीडियो में आपको ये चर्चा किया था कि CAG एक स्वायत्त संस्था है, संवैधानिक संस्था है। उसके बारे में विस्तार से हमने चर्चा की थी, उनके क्या रोल हैं, स्वायत्तता क्यों दी गई है, ये सारी बातों पर चर्चा हो चुकी है। तो प्ले लिस्ट में जाकर के आप उसे देख सकते हैं। आज हम CAG के उसी रोल के ऊपर बात करेंगे कि जो वो लेखा परीक्षण करते हैं, तो उस लेखा परीक्षण में CAG दो तरह का लेखा परीक्षण करते हैं। एक है विधिक एवं विनियामकी लेखा परीक्षण, और दूसरा है आपका औचित्य का लेखा परीक्षण, यानी प्रॉपर्टी ऑडिट, लीगल एंड रेगुलेटरी ऑडिट। तो इन दोनों के बीच में क्या फ़र्क है, और CAG के लिए ऑब्लिगेटरी कौन सा है, और उनकी जो इच्छा पर निर्भर करता है वो कौन सा है आपका, राइट, इन दोनों में। तो इस पर चर्चा करते हैं, आइए समझिए इसको विस्तार से। देखिए, अनुच्छेद 75 की धारा 3 के अनुसार मंत्री परिषद हेडेड बाई PM ये किसके प्रति जवाबदेह है? सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जवाबदेह है। किसके? लोकसभा के। लेकिन यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो संसद के सदन हैं, इसमें एक लोकसभा और राज्यसभा, तो ये द्विसदनीय विधानमंडल है, और द्विसदनीय विधानमंडल होने की वजह से आप देखेंगे इन दोनों सदनों का जो फंक्शन है वो क्या है आपका? संयुक्त कार्यकरण है। यानी कि कोई भी कार्य विधायिका के अंदर होगा तो उस कार्य में इन दोनों सदनों की सहमति होना जरूरी है। दोनों सदन उसे संयुक्त रूप से करते हैं। जैसे कोई भी विधेयक पारित होगा तो वो लोकसभा से भी पारित होना चाहिए, राज्यसभा से भी पारित होना चाहिए। अब जैसे अगर मान लीजिए वित्त विधेयक है, तो वित्त विधेयक और धन विधेयक के मामले में लोकसभा को विशेष शक्ति दे दी गई है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा गया है कि राज्यसभा 14 दिन के अंदर उस पर अपनी सिफारिश करेगी, और अगर 14 दिन के अंदर वो अपनी सिफारिश नहीं करती है तो ये मान लिया जाएगा कि राज्यसभा ने उसी रूप में पारित कर दिया है जिस रूप में लोकसभा ने पारित किया है। पॉइंट की क्लैरिटी है? तो इसका मतलब क्या हुआ? संयुक्त कार्यकरण हुआ। यह बात एक अलग है कि किसी मामले में लोकसभा को विशेष शक्ति दी हुई है। क्यों दी हुई है? क्योंकि यह जनता द्वारा निर्वाचित सदन है, प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से इसका गठन होता है। तो जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता का शासन, यानी राजनीतिक लोकतंत्र है, और उसका आधार है राजनीतिक न्याय। और राजनीतिक न्याय के अंदर हमने क्या कहा है कि वयस्क मताधिकार, और चाहे उसका कोई भी हैसियत हो, वोट का वैल्यू 1 होगा। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि इसके प्रति इसको जवाबदेह बनाया गया है। अब जरा समझिए इसको कि सरकार अपने प्रत्येक प्रकार के कार्यकरण के लिए, यानी सरकार का मतलब आम बोलचाल में हम क्या बोलते हैं? कार्यपालिका। सरकार अपने कार्यकरण को लेकर के ये किसके प्रति उत्तरदायी बनाई गई है? संसद के प्रति उत्तरदायी है। अब आप संसद कहेंगे सीधे सीधे, राइट नाउ। आर्टिकल 75 की धारा 3 जो कह रही है वो पूरी तरह से क्या है? चूंकि संयुक्त कार्यकरण है तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हो गए, तो आप राज्यसभा के प्रति भी उत्तरदायी हैं। ऐसा नहीं है कि राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं है। क्यों? क्योंकि उन दोनों का संयुक्त कार्यकरण है। इज इट क्लियर?
अब आइए, तो अब होता क्या है कि सरकार ने बजट यानी अपना कामकाज करने के लिए ये प्रतिवर्ष क्या रखता है, संसद में अपना बजट रखती है और संसद द्वारा उस बजट को पारित किया जाता है। जब वो बजट पारित हो जाता है तो उसी के अनुसार ये खर्च करती है। तो अब आइए, सरकार अपने सभी प्रकार के व्यय के मामले में और वसूली के मामले में, दोनों ही बात, व्यय एवं वसूली के मामले में किसके प्रति जवाबदेह है, संसद के प्रति। अब देखिए, सरकार ने क्या किया, बजट पास करवा लिया और बजट पास करा करके उसने उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया, खर्च करना शुरू कर दिया और उसने टैक्सेस वसूलना शुरू कर दिया, ऋण लेना शुरू कर दिया अकॉर्डिंग टू लॉ। और वो लॉ क्या है आपका, यानी बजटीय अधिनियम, उसके अनुसार उसने काम करना शुरू कर दिया। तो पीछे से संसद अपने एक प्रतिनिधि को इसके पीछे लगा देती है, किसके, सरकार के। और इस प्रतिनिधि का नाम क्या है, CAG। इस पर मैंने विस्तार से बात की है कि इसको कहा जाता है कि जाओ जरा इसके पीछे पीछे, इसने जो हमसे वायदा किया है उस वायदे के अनुसार इसने काम किया है या नहीं किया है, इसका पता लगा करके आप हमको सूचित करो। ये काम किसका है, CAG का। पॉइंट की क्लैरिटी है। जैसे इसने बोला कि भाई मुझे शिक्षा पर व्यय करने के लिए 50,000 करोड़ रुपए दीजिए, तो शिक्षा में कहां कहां व्यय करोगे, ये सारी बात ये बता करके गया है कि मुझे इस योजना के तहत इतना, इस योजना के तहत इतना, ये ऐसे खर्च करेगा, ऐसे खर्च करेगा, सब कुछ आपने बताया है यहां। तो ये जो यहां बोल करके गया है, बड़ी लंबी चौड़ी बात हमसे कह करके गया है और हमसे पैसा ले लिया इसने, राइट। भाई जनता के चुने हुए प्रतिनिधि है ना, तो अब इसने इसके पीछे इसको लगा दिया कि जरा देखो इसको क्या कर रहा है, ये इसने जो कहा है उसके अकॉर्डिंग किया है या नहीं। इसी को क्या बोलते हैं हम, जो ये काम करता है कि आपने संसदीय अधिनियम के अनुसार ही काम किया है या नहीं, इस बात को चेक करके जब ये रिपोर्ट देता है तो उसी को क्या बोलते हैं हम, लेखा परीक्षण कहते हैं, सरल शब्दों में। ठीक, तो अब यहां पर दो बातें हैं। दो बातें क्या हुई कि एक है आपका विनियामकी लेखा परीक्षण, यानी विधिक एवं विनियामकी लेखा परीक्षण, यानी लीगल एंड रेगुलेटरी ऑडिट। तो लीगल एंड रेगुलेटरी ऑडिट है, ये CAG के लिए बाध्यकारी कार्य है। क्या है, बाध्यकारी कार्य है, यानी ये ऑब्लिगेटरी है। CAG का जो ऑब्लिगेटरी ऑडिट का जो प्रारूप है वो क्या है आपका, लीगल एंड रेगुलेटरी ऑडिट। लीगल एंड रेगुलेटरी ऑडिट के अंतर्गत CAG क्या देखते हैं, CAG ये देखते हैं कि सरकार ने व्यय करते समय ध्यान से आप समझिएगा, विनियोजन अधिनियम, विनियोग अधिनियम होता है तो उसी को क्या बोलते, विनियोग विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, यानी पहले मांग प्रस्तुत की जाती है, मांग पारित होने के बाद में फिर विनियोग विधेयक पारित होता है। विनियोग विधेयक पारित हो गया तो विनियोजन अधिनियम हो गया। तो बजटीय अधिनियम के दो भाग होते हैं, एक होता है विनियोजन अधिनियम और दूसरा होता है वित्तीय अधिनियम। विनियोजन अधिनियम के माध्यम से वो व्यय करती है और वित्तीय अधिनियम के माध्यम से वो क्या करती है, वसूली करती है। तो ध्यान दीजिएगा, सरकार ने व्यय करते समय विनियोजन अधिनियम के अनुसार, किसके अनुसार, विनियोजन अधिनियम के अनुसार जो प्राधिकार है उस प्राधिकार के तहत ही जो प्रक्रिया दी गई है उस प्रक्रिया के तहत ही और जो उद्देश्य दिया गया है उस उद्देश्य के तहत ही व्यय किया है
या नहीं। दूसरे शब्दों में विनियोजन अधिनियम का शब्दशः अनुपालन किया है या नहीं। अनुपालन किया है या नहीं, यानी कि व्यय के मामले में चाहे आपने पब्लिक अकाउंट से किया हो या आपने कंटीजेंसी फंड से किया हो या आपने ध्यान दीजिएगा, या आपने कंसोलिडेटेड फंड से किया हो, यानी चाहे आपने संचित निधि से व्यय किया हो या आपने आकस्मिक निधि से व्यय किया हो या आपने पब्लिक अकाउंट से व्यय किया हो, वह व्यय करते समय प्रक्रिया, प्राधिकार और उद्देश्य का अनुपालन किया है या नहीं, इस बात की सत्यता की जांच करना क्या कहलाएगा? विधिक एवं विनियामकी लेखा परीक्षण कहलाएगा। जायज सी बात है। इसी मामले में फिर अब बात आती है वसूली पक्ष की। किसकी? वसूली पक्ष की। तो वसूली पक्ष के मामले में वित्तीय अधिनियम के अनुसार, किसके अनुसार? जो अनुच्छेद 117 के तहत पारित हुआ है बजट के अंतर्गत, वित्तीय अधिनियम के अनुसार ही प्रक्रिया, प्राधिकार और उद्देश्य, ये सारी बातें इसमें इंक्लूडेड हैं। तो इसके अनुसार ही आपने वसूली की है। इस बात की सत्यता की जांच करना क्या कहलाएगा? विधिक एवं विनियामकी लेखा परीक्षण। और इस प्रकार विधिक एवं विनियामकी लेखा परीक्षण के माध्यम से सीएजी सरकार की अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित करते हैं पार्लियामेंट के प्रति, यानी इसकी ऑडिट रिपोर्ट तैयार करते हैं और ऑडिट रिपोर्ट तैयार करके आर्टिकल 151 की धारा 1 के तहत वह राष्ट्रपति को प्रस्तुत करते हैं और राष्ट्रपति फिर उसको संसद के दोनों सदनों में रखवाते हैं। तो संसद अब देखती है कि भाई हमसे जो इसने वायदा किया था, जिस तरीके से इसने व्यय की बात की थी, जिस उद्देश्य के लिए इसने व्यय की बात की, उसी के अकॉर्डिंग इसने किया है या नहीं, इसकी उसके पास क्या आ जाती है? जांच रिपोर्ट सामने आ जाती है। अब उसके आधार पर विपक्ष अब सरकार से क्या करता है? सवाल जवाब करता है, राइट। तो इसको बोलते हैं विनियामकी लेखा परीक्षण। और यह विनियामकी लेखा परीक्षण क्या है आपका? यह है आपका ऑब्लिगेटरी, यानी सीएजी का यह ऑब्लिगेटरी फंक्शन है, यानी बाध्यकारी फंक्शन है। अब यहां पर एक और बात आती है, और वो बात आती है आपकी कि औचित्य का लेखा परीक्षण। औचित्य का लेखा परीक्षण यानी प्रॉपराइटी ऑडिट क्या होता है? अगर प्रॉपराइटी ऑडिट की हम बात करें तो प्रॉपराइटी ऑडिट का मतलब है कि इसके अंतर्गत सीएजी ये देखते हैं कि जैसे अगर मान लीजिए आपने प्रक्रिया का भी पालन किया, आपने उद्देश्य का भी पालन किया, आपने प्राधिकार का भी पालन किया, यानी कानून का कहीं भी लेशमात्र आपने उल्लंघन नहीं किया, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी जब आपने व्यय किया, उस व्यय के माध्यम से उस उद्देश्य की पूर्ति हुई या नहीं, यह बात भी बड़ी महत्वपूर्ण है। अरे आप ऐसे समझिए, जैसे अगर मान लीजिए हम यहां पर आपको टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट जो है उसको उसी रूप में आपको समझा दिया, बता दिया, तो ये तो एक बात हुई। लेकिन आपके अंदर संवेदना पैदा करना यह दूसरी बात हुई, यानी कि हमने सही कॉन्सेप्ट आपको बताया, तो यह तो हमारे लिए मैंडेटरी है भाई। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बात समझ में आ रही है ना? ये तो हमारी लीगल, यानी एक तरह से ये हमारी बाध्यकारी क्या है, भूमिका है। अगर ये नहीं है तो कलम लेकर के बोर्ड पर क्यों खड़े हुए हो भाई, राइट। तो सही पढ़ाना ये एक बात हो गई, लेकिन स्टूडेंट में उस विषय वस्तु की प्रति समझ पैदा होना, उसका एनलाइटमेंट होना, यानी उसके प्रति सेंसिटिव हो जाना, संवेदना हो जाना, यानी वो उसे महसूस करे, ये दूसरी बात हुई।
तो औचित्य का लेखा परीक्षण यानी प्रॉपर्टी ऑडिट क्या कहता है कि जब सरकार व्यय कर रही है, यानी सरकार ने व्यय किया या वसूली की, दोनों ही मामले में सबसे इंपॉर्टेंट तो व्यय है। यहां वसूली उतना बड़ा मुद्दा नहीं है, सारा खेल किसका है? व्यय का। गड़बड़ियां कहां होंगी? आपके व्यय में होंगी। वसूली में तो गड़बड़ी क्या करेंगे भाई? अरे भाई, अगर जनता से आप टैक्स वसूलेंगे, किसी की जेब से पैसा निकालेंगे, तो वो तो पहले से ही खड़क तलवार लेकर के बैठा हुआ है। अगर आपने जनता से विधि के अनुसार तो जनता से पैसा वसूल नहीं पाती है सरकार, समझ में आ रहा है ना? उसमें भी वो सीए बिठा देता है और लूपहोल्स का सहारा लेकर के टैक्स बचत कर लेता है, राइट नाउ। तो कर परिहार की बात करता है, बात समझ में आ रहा है ना? यानी कर से बचने की कोशिश करता है, तो वो तो पहले से ही संवेदनशील होते हैं। बात आती है व्यय को लेकर के, क्यों? क्योंकि ये टैक्स का पैसा है जो जनता पर खर्च किया जा रहा है। तो इसमें जो पदाधिकारी हैं या दूसरे हित समूह हैं, वो उसमें हाईजैक कर सकते हैं, चीजों को मैनिपुलेट कर सकते हैं, राइट। तो इसलिए ये वाला मामला ज्यादा सेंसिटिव होता है, वसूली वाला मामला उतना सेंसिटिव नहीं होता। तो ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर्टी जो ऑडिट है वो क्या कहता है कि सरकार ने व्यय करते समय प्रक्रिया, प्राधिकार, उद्देश्य का अनुपालन किया है या नहीं। ये बात तो हो गया रेगुलेटरी एंड लीगल। लेकिन व्यय करते समय कितनी बुद्धिमानी से व्यय किया है, कितनी निष्ठा के साथ व्यय किया है, और कितनी मितव्ययता के साथ व्यय किया है। जब इस बात की भी वो सत्यता का परीक्षण करते हैं तो उसे बोलते हैं हम औचित्य का लेखा परीक्षण। यानी आपने व्यय करते समय कितने मितव्ययी रहे। मितव्ययी का मतलब है कि वो काम, ठीक है, आपने पार्लियामेंट में बोल दिया कि हमें इस काम के लिए 10,000 करोड़ रुपए खर्च होने चाहिए, लेकिन जब ऑन साइट आप काम करने के लिए गए तो आपने देखा कि ठीक है, हमने बजट तो 10,000 करोड़ मांग लिया है, लेकिन ये काम हमारा 8,000 करोड़ में हो सकता है या 9,000 करोड़ में हो सकता है। तो आप 9,000 करोड़ में करके जब आप उसे दिखाएं तो ये क्या कहलाएगा? मितव्ययता। फिर आता है कितनी निष्ठा के साथ। निष्ठा का मतलब क्या होता है? जैसे मैं एक उदाहरण आपको देता हूं। एक बार आपके चाणक्य से मिलने के लिए, राइट नाउ, सेल्यूकस आता है, तो ध्यान से आप समझिएगा क्या बन करके? राजदूत बन करके शिविर में। तो अब आप देख रहे हैं कि भाई सिकंदर महान कहा गया है उसे युद्ध की वजह से, तमाम उन्होंने युद्ध लड़े। तो जब वहां पर, और चाणक्य के बारे में बहुत कुछ बातें उस समय चर्चा का विषय बनी हुई थी कि भाई किस तरह का योग्य व्यक्ति है ये। तो जब वो उसके शिविर में बैठा हुआ था तो चाणक्य क्या करते कि दीपक को जला देते और बुझा देते, जला देते और बुझा देते। अब उसको प्रॉब्लम हो गई कि यार ये वैसे भी जादू टोना वाला देश है, यानी ये लोग कुछ दैवीय शक्ति का प्रयोग करते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये मेरे ऊपर कोई प्रयोग कर रहे हों। तो उससे नहीं रहा गया, उसने सीधे सीधे पूछा चाणक्य से कि देखिए, बाकी बात तो बाद में गई, मुझे एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए कि अभी हम यहां बैठ करके आपसे बात कर रहे हैं, तो आप इस दीपक को बुझा देते हैं और फिर इसको जला देते हैं। बुझाना जलाना ये क्यों? इसको जला रहने दीजिए या इसको बुझा दीजिए। तो चाणक्य कहते हैं कि देखो भाई, तुम मुझसे दो तरह की बात कर रहे हो। एक राजकीय बात कर रहे हो, यानी राजकाज से संबंधित, और दूसरे आपकी उन बातों में व्यक्तिगत बातें भी होती हैं जो मुझसे जुड़ी हुई हैं। तो ये जो दीपक है ना, इस दीपक में तेल है किसका? इस दीपक में तेल है सरकार का। तो ये दीपक जो मुझे दिया गया है, ये सरकारी कामकाज के लिए दिया गया है। तो जब तुम सरकारी कामकाज से संबंधित प्रश्न करते हो तो मैं ये दीपक जला देता हूं, जब उस पर चर्चा हो रही होती है। फिर जब तुम्हारी चर्चा व्यक्तिगत हो जाती है, यानी राजकीय कार्यों से भिन्न होती है, तो मैं इसे बुझा देता हूं। तो उसको समझ में आ गया कि जिस देश का
जिस राजा का प्रधानमंत्री, जिस राजा का राजगुरु व्यय के प्रति इतना निष्ठावान है, फेथफुलनेस है, उस राज्य का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो निष्ठा का आपको समझ में आ गया कि जब आप सरकारी व्यय करने जा रहे हैं तो पूरी निष्ठा के साथ आप उसे व्यय कर रहे हैं या नहीं। अगली बात क्या है कि व्यय करते समय आपने कितनी बुद्धिमानी का प्रयोग किया। अरे भाई, आप अपने पैसे को भी तो जब खर्च करते हैं तो पूरा ध्यान रखते हैं ना कि बुद्धिमानी के साथ व्यय होना। तो जब ये 3 बातों पर फोकस किया जाता है तो इसे बोलते हैं हम प्रॉपर्टी ऑडिट। और ध्यान दीजिएगा, इस बात का उल्लेख आपके कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं किया हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन में केवल यही है कि विधिक और रेगुलेटरी, ध्यान दीजिएगा, लेखा परीक्षण ये ऑब्लिगेटरी फंक्शन हुआ उसका, और सीएजी का ये जो फंक्शन है ये आपका कैसा है, ये सीएजी के लिए कैसा है, ये ऐच्छिक है, वॉलंटरी है, ऐच्छिक। समझ में आ गया आपको? क्यों? क्योंकि भाई अब ये तो इसके तो मापदंड बिल्कुल अलग अलग हो गए ना। इसके लिए तो बहुत नैतिक स्तर की जरूरत होती है। भाई अगर हो सकता है, अगर मान लीजिए सीएजी औचित्य का लेखा परीक्षण करते हैं और उनके दिमाग में ठीक है, अगर सरकार के प्रति वो वाइस हैं तो हो सकता है वो इस हिसाब से इस तरह का परीक्षण कर सकते हैं, राइट। तो ये क्या हो सकता है, विवाद का विषय हो सकता है। तो इस मामले में बहुत बड़े मोरल वैल्यूज की यानी इथिक्स की हमें आवश्यकता होती है, तभी ये कार्य हो पाएगा। और ये दोनों पक्षों में देखा जाता है और विशेष तौर पर इसके लिए सीएजी और उसकी टीम का इथिकल स्टैंडर्ड बहुत हाई लेवल का होना चाहिए। इसलिए यहां पर ये ऐच्छिक बात की गई है, यानी सीएजी के लिए ये ऐच्छिक कार्य है, जबकि बाध्यकारी कार्य क्या है, लीगल एंड रेगुलेटरी लेखा परीक्षण। तो आशा करता हूं कि ये दोनों विषय आपको समझ में आ गए होंगे कि औचित्य का लेखा परीक्षण किसे कहते हैं और आपके लीगल एंड रेगुलेटरी जो ऑडिट है वो किसको कहेंगे। तो ये है आपके दोनों में बेसिक फर्क। और ये आपके सीएजी के लिए ध्यान से आप समझिए, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं मैं कि लीगल एंड रेगुलेटरी जो ऑडिट है वो बाध्यकारी है सीएजी के लिए, जबकि आपका ये वॉलंटरी है औचित्य का लेखा परीक्षण यानी प्रॉपर्टी ऑडिट। प्रॉपर्टी ऑडिट के अंतर्गत क्या देखना है उन्हें कि सरकार ने व्यय करते समय कितनी बुद्धिमानी दिखाई है, कितनी निष्ठा दिखाई है और कितनी मितव्ययता बरती है। इस बात को प्रकट करना, इस बात की सत्यता का पता लगाना। और रेगुलेटरी में यह है कि विधि के अनुसार जो प्रक्रिया प्राधिकार उद्देश्य है उसी में आपने व्यय किया है या नहीं। तो वो हो गया आपका बाध्यकारी और ये क्या हो गया आपका ऐच्छिक। आशा करता हूं कि ये विवेचन विश्लेषण से इस संदर्भ में आपकी समझ को एक नई दिशा मिली होगी। डेफिनेटली और भी मैं इसी तरह के वीडियोस आपके सामने लाता रहूंगा, राइट। और आज यहीं पर मैं इसे विराम देता हूं। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, यथाशीघ्र एक अच्छी रैंक के साथ आपका सिलेक्शन हो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ आज आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद।